नमस्कार, मैं हूं शशि और आपका स्वागत है हमारे चैनल हेडलाइन पर। और मैं हूं किरण। हेडलाइन में हमारी कोशिश रहती है कि हम समसामयिक मामलों और जो थोड़े जटिल विषय हैं उन्हें आपके लिए आसान बनाएं। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही काफ़ी ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, भारत में मानसिक स्वास्थ्य। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भई पिछले कुछ सालों में इसे लेकर सोच कैसे बदली है, जागरूकता कितनी बढ़ी है और क्या वो जो एक सामाजिक झिझक या कलंक है, स्टिग्मा जिसे कहते हैं, वो अभी भी उतना ही मजबूत है या कुछ फ़र्क आया है? हाँ शशि, और इस चर्चा के लिए हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। जैसे हाल के कुछ नेशनल सर्वे हैं, 2018 और 2021 के लिव लव लाफ सर्वेक्षण जिनकी रिपोर्ट्स आई थीं। फिर केरल में मानसिक स्वास्थ्य के सामाजिक पहलुओं पर एक काफ़ी गहरा अध्ययन हुआ है और एक्सपर्ट्स की राय भी हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें और समझें कि खासकर ये जो कोविड-19 का दौर गुजरा, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारे समाज की सोच में असल में क्या बदलाव आए हैं और वो चुनौतियां कौन सी हैं जो अभी भी बनी हुई हैं। खासकर ये स्टिग्मा वाली बात और इन सब का लोगों पर, परिवारों पर, समाज पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। शुरुआत करते हैं कुछ कुछ अच्छी बातों से, कुछ सकारात्मक बदलावों से। ऐसा लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने में या उसे स्वीकार करने में थोड़ी थोड़ी बेहतरी हुई है। 2021 का जो लाइव लव लाफ सर्वे है, उसके आंकड़े 2018 की तुलना में कुछ उम्मीद तो जगाते हैं। हाँ, ये वाकई काफी दिलचस्प है। जैसे आंकड़े बताते हैं कि जो लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मदद ढूंढ रहे हैं या जो मदद ले रहे हैं, उनका साथ देने वालों की संख्या में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। मतलब 2018 में जहां ये सिर्फ 54% था, वो 2021 में बढ़कर सीधा 92% हो गया। ये तो जबरदस्त उछाल है। हाँ, ये आंकड़ा तो मतलब चौंकाने वाला है। शायद ये जो इतने सालों से बात हो रही है, कुछ सेलिब्रिटीज भी सामने आए, या शायद महामारी ने लोगों को सोचने पे मजबूर किया हो सकता है। और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, इलाज के जो तरीके हैं उन पर भी भरोसा बढ़ा है। 2021 के सर्वे में 93% लोगों ने माना कि हाँ भाई, दवा, थेरेपी, काउंसलिंग, ये सब मानसिक बीमारियों को संभालने या ठीक करने में असरदार हो सकती हैं। ये दिखाता है कि शायद वो जो एक हिचक थी ना वैज्ञानिक इलाज को लेकर, वो कुछ कम हो रही है। कम से कम सर्वे में तो यही लग रहा है। और एक और चीज, लोगों की क्षमताओं को लेकर सोच में भी फर्क दिख रहा है। 2018 में सिर्फ 32% मानते थे कि मानसिक बीमारी से गुजर रहा व्यक्ति नौकरी कर सकता है या सामान्य जीवन जी सकता है। हाँ, लेकिन 2021 में यह आंकड़ा लगभग डबल 65% हो गया। तो क्या ये माना जाए कि समाज अब धीरे धीरे समझ रहा है कि मानसिक बीमारी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई? कह सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है, 68% लोग मानते हैं कि मानसिक बीमारी वाला व्यक्ति भी दोस्त, परिवार, पार्टनर के साथ अच्छे सार्थक रिश्ते निभा सकता है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अक्सर रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। सही कहा। अच्छा, और जागरूकता का क्या लेवल है? क्या लोग अब ज्यादा जानते हैं इन बीमारियों के बारे में? थोड़ी प्रगति तो दिखती है। 2018 में जहां 78% लोग कम से कम एक मानसिक बीमारी का नाम जानते थे, वहीं 2021 में ये बढ़कर 96% हो गया। डिप्रेशन सबसे ज्यादा जाना जाता है, करीब 77%, और उसके बाद सामान्यीकृत चिंता विकार मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर GAD, हाँ, वो करीब 27%। GAD यानी जिसमें मतलब बेवजह की चिंता लगातार बनी रहती है। हाँ, बिल्कुल वही। तो इन दो के बारे में जागरूकता सबसे ज्यादा है। और ये जानकारी मिल कहाँ से रही है लोगों को? सर्वे कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, सर्वे के मुताबिक सोशल मीडिया सबसे बड़ा सोर्स बनकर उभरा है, करीब 65%, उसके बाद दोस्त लोग हैं 56%, और फिर अखबार 48%। सोशल मीडिया, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या सोशल मीडिया से मिली जानकारी हमेशा सही या गहरी होती है, या अक्सर बस ऊपर ऊपर की बात होती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हम्म, क्योंकि देखिए, जागरूकता बढ़ना एक बात है, पर जानकारी सही और पूरी हो, ये दूसरी बात। आधी अधूरी जानकारी तो कई बार नुकसान भी कर सकती है, गलतफहमियां बढ़ा सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आता है, वो है सामाजिक कलंक, स्टिग्मा, जो अब भी बहुत गहरा है। हाँ, मतलब ये सारे पॉजिटिव आंकड़े एक तरफ रख दें और दूसरी तरफ देखें तो समाज में वो जो एक झिझक है, एक दाग है मानसिक बीमारी से जुड़ा, वो अभी भी बहुत मजबूत लगता है। कहीं सुना था कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक किस्म का तबू है और लोग इसे छिपाने पर ज्यादा जोर देते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। 2018 की एक पत्रिका रिपोर्ट के आंकड़े भी यही दिखाते हैं।
उसमें 47% लोगों ने माना था कि ये एक सामाजिक कलंक है और वो ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहेंगे। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात ये थी कि 60% लोग इसे इच्छा शक्ति की कमी मानते थे। इच्छा शक्ति की कमी मतलब जैसे कि अगर आदमी चाहे तो ठीक हो जाए। हाँ, कि बस मन को मजबूत करने की बात है। और 26% लोगों ने तो ये भी माना कि वो मानसिक बीमारी वाले लोगों से डरते हैं। ये डर, ये गलतफहमियां ही तो स्टिग्मा को और पक्का करती हैं। सही कहा। लेकिन क्या भारतीय समाज में इस कलंक के कुछ खास पहलू भी हैं जो शायद वेस्टर्न देशों से अलग हों? वो केरल वाली स्टडी कुछ बताती है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, केरल वाले अध्ययन ने इस पर काफी रोशनी डाली है और उसमें जो सबसे खास बात निकल कर आई वो है शादी से जुड़ी चिंताएं। ये एक बहुत बहुत बड़ी और शायद भारत के लिए ज्यादा विशिष्ट समस्या है। शादी से जुड़ी चिंताएं कैसे? अध्ययन में कई लोगों ने बताया कि कैसे अगर किसी को मानसिक स्वास्थ्य समस्या है तो उसके शादी के रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं या बात आगे नहीं बढ़ती। लोगों को डर लगता है कि इससे उनके परिवार की बदनामी होगी। एक देखभालकर्ता ने कहा भी, हम दूसरों को इसलिए नहीं बताते क्योंकि डर है कि इससे बेटे की शादी रुक जाएगी। डर है कि लोग फैला देंगे कि ये तो मेंटल प्रॉब्लम वाला लड़का है। ओह, मतलब व्यक्ति की बीमारी को उसकी पूरी पहचान बना दिया जाता है। हाँ, और ये सिर्फ उसी व्यक्ति तक नहीं रहता। अक्सर ये मान लिया जाता है कि ये तो खानदानी दिक्कत है, वंशानुगत रूप से कुछ समस्या है और पूरे परिवार पर सवाल उठने लगते हैं। कई बार तो लोग शादी तक बीमारी को छुपाते हैं, जो बाद में और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी करता है। एक महिला ने बताया कि उसे अपने पति की कंडीशन के बारे में शादी के बाद पता चला और फिर उसके लिए एडजस्ट करना कितना मुश्किल था। इसी को शायद वो कलेक्टिव स्टिग्मा या पारिवारिक कलंक कहते हैं ना, जैसा केरल स्टडी और कुछ लेखों में भी जिक्र था। मतलब असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं, पूरे खानदान की इज्जत, सोशल स्टैंडिंग पर पड़ता है। बिल्कुल सही। परिवार शर्म महसूस करता है, बीमारी को छुपाता है क्योंकि समाज में उनकी स्थिति बिगड़ने का डर होता है। केरल अध्ययन में एक महिला रोगी 50 का अनुभव था। उसने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम्हें आगे चलकर सिर्फ इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि मैं एक साइकियाट्रिस्ट से मिल रही हूँ? सोचिए, एक माँ को ये फिक्र है कि उसके इलाज से उसके बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। ये वाकई बहुत दुखद है। और इसके साथ ही वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, पागलपन, मेंटल लड़की, ये सब भी आम है। हाँ, केरल अध्ययन में इसका जिक्र है। ये भाषा भी तो कलंक को और गहरा करती है ना। और हैरानी की बात है कि 2021 वाले सर्वे में भी पुरानी सोच काफी हद तक जिंदा दिखी। करीब 24% लोग अब भी मानते थे कि मानसिक बीमारी का कारण कोई ऊपरी हवा या बुरी नजर हो सकती है, और 19% इसे पिछले कर्मों का फल मानते थे। हाँ, और इसकी तुलना में सिर्फ 17% लोग मानते थे कि इसके पीछे जेनेटिक या बायोलॉजिकल कारण मुख्य हैं। मतलब वैज्ञानिक समझ अभी भी पूरी तरह से घर नहीं कर पाई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी मिली जुली है। एक तरफ कुछ जागरूकता बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ गहरा स्टिग्मा, गलत धारणाएं और खासकर शादी और परिवार से जुड़ी चिंताएं अभी भी बहुत मजबूत हैं। बिल्कुल। और ये हमें अगले मुद्दे पर लाता है, जानकारी और देखभाल तक पहुंच की जो खाई है। सही कहा। ज्ञान में भी एक गैप साफ दिखता है। जैसा सर्वे और एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी जो आम समस्याएं हैं, उनके बारे में तो लोग फिर भी थोड़ा बहुत जानने लगे हैं। लेकिन जो दूसरी, शायद ज्यादा गंभीर या जटिल स्थितियां हैं, उनके बारे में जानकारी बहुत ही कम है। जैसे कि सिज़ोफ्रेनिया या ओसीडी, पीटीएसडी, ऑटिज्म, ईडीएचडी, इन सब के बारे में आम लोगों को कितना पता होता है? शायद बहुत कम। हाँ बिल्कुल। और जहाँ जानकारी ही कम है, वहाँ फिर इलाज तक पहुँचना तो और भी मुश्किल हो जाता है। सामाजिक आर्थिक कारण तो है ही, भाई इलाज महंगा है, लोगों के पास टाइम नहीं है, संसाधन नहीं है। लेकिन इन सब के ऊपर वो जो स्टिग्मा है, वो एक बहुत बड़ी दीवार बन जाता है। लोग मदद मांगने से ही कतराते हैं। और अगर कोई हिम्मत करके मदद मांगना चाहे भी, तो क्या मदद आसानी से उपलब्ध है? यहाँ पर शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कमी आ जाती है ना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या है। WHO कहता है कि हर 1 लाख लोगों पर कम से कम 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए। और भारत में ये आंकड़ा कितना है? सिर्फ 0.75 प्रति लाख। 0.75, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, बहुत कम। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमें जरूरत है करीब 36,000 साइकियाट्रिस्ट की, और है हमारे पास सिर्फ 9,000 के आसपास। ये गैप इतना बड़ा है कि कहा जा रहा है इसे भरने में 25-30 साल लग सकते हैं। बाप रे, ये आंकड़े तो डराने वाले हैं। और इसका असर फिर जाहिर है
लोगों पर पड़ता होगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के नतीजे भी तो कुछ ऐसे ही थे शायद। हाँ, उस सर्वे में पाया गया था कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 10.6% लोगों को किसी न किसी मानसिक विकार की जरूरत है, मतलब देखभाल की जरूरत है। ये करीब 15 करोड़ लोग हुए और इनमें से 1% में सुसाइड का रिस्क भी बहुत ज्यादा था। ये बहुत बड़ी संख्या है। सरकार ने कुछ कदम तो उठाए हैं ना इस दिशा में, जैसे वो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 आया था। हाँ, बिल्कुल। MHCA 2017 एक बहुत महत्वपूर्ण कानून था। उसने मरीजों के अधिकारों की बात की, आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से हटाया, एडवांस डायरेक्टिव का अधिकार दिया और बच्चों पर ECT के इस्तेमाल को रेगुलेट किया। ये सब जरूरी कदम थे। और वो टेलीमानस प्रोग्राम भी शुरू हुआ है फोन पर मदद के लिए। किरण हेल्पलाइन भी है। हाँ, ये पहले अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं। टेलीमानस का मकसद है फोन और ऑनलाइन मदद पहुंचाना, लेकिन जैसा कई विश्लेषण बताते हैं, इनके जमीनी स्तर पर लागू होने में, इनके असरदार होने में अभी भी बहुत चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं मुख्य रूप से? वही, एक तो इन सेवाओं की पहुंच कितनी है, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। दूसरा, क्या हमारे पास पर्याप्त ट्रेन्ड लोग हैं जो ये सेवाएं दे सकें। और तीसरा, क्या इन सेवाओं की क्वालिटी अच्छी है। संसाधनों की कमी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। और एक ग्रुप है छात्र, स्टूडेंट्स। उन पर तो वैसे ही बहुत प्रेशर होता है। उनकी क्या खास चुनौतियां हैं? हाँ, छात्रों की स्थिति कई बार और मुश्किल हो जाती है। एक तो पढ़ाई का जबरदस्त प्रेशर, फिर सोशल मीडिया पर वो जो लगातार तुलना चलती रहती है। कई बार उन्हें अपनी भावनाओं को समझने या बताने के लिए सही शब्द ही नहीं मिलते। और स्कूलों कॉलेजों में सपोर्ट सिस्टम कैसा है? अक्सर वो काफी नहीं होता, या होता भी है तो छात्रों को डर लगता है कि बात फैल जाएगी, लोग क्या कहेंगे, कहीं उन्हें कमजोर ना समझ लिया जाए। वो जो गोपनीयता का डर है वो उन्हें मदद मांगने से रोकता है। तो ये सब चुनौतियां तो हैं, पर क्या कहीं से कोई मदद मिल भी रही है? लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या परिवार, दोस्त कोई साथ दे रहा है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सपोर्ट है ही नहीं। केरला वाली स्टडी और दूसरे सर्वे भी दिखाते हैं कि कई मामलों में परिवार और दोस्त बहुत बड़ा सहारा बनते हैं। खासकर अगर परिवार में थोड़ी मेडिकल समझ हो या जहां थोड़ी खुलापन हो, वहां लोग ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। हाँ, केरल स्टडी में ही एक मरीज ने बताया था कि कैसे उसकी माँ ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। या एक और ने कहा कि उसका पति बहुत सपोर्टिव है। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल रखती हैं, लेकिन ये सपोर्ट अक्सर घर की चार दीवारी तक या बहुत करीबी दोस्तों तक ही सीमित रहता है। केरल स्टडी एक और जरूरी बात सामने लाती है, वो है कम्युनिटी लेवल पर सपोर्ट की कमी, खासकर देखभाल करने वालों के लिए। देखभाल करने वालों के लिए मतलब जो मरीज की केयर कर रहे हैं? हाँ, जो लोग अपने परिवार वालों की देखभाल कर रहे होते हैं, वो अक्सर खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है समाज उनसे कट गया है, लोग उनके घर आने जाने से कतराते हैं या उनके पीछे बातें बनाते हैं। उनके लिए भी सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है, पर वो अक्सर गायब होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखभाल करने वालों को भी सहारे की जरूरत होती है। तो क्या कहीं कोई अच्छे उदाहरण है, कोई सफल मॉडल या पहले जिनसे हम कुछ सीख सकें? हाँ, बिल्कुल है। कुछ अच्छे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि अगर इरादा हो तो रास्ते निकल सकते हैं। जैसे IIT बॉम्बे की स्वस्थ IIT पहल है। उसमें छात्रों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन है, काउंसलर है और पीयर सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं। मतलब छात्र ही एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा, और केरल में भी शायद कुछ हुआ है? हाँ, केरल सरकार का जीवनी स्कूल काउंसलिंग मॉडल है, जिसके तहत सरकारी कॉलेजों में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल रखे गए हैं। और ये जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, हाँ, उनका भी रोल बढ़ रहा है। जैसे योर दोस्त है जो ऑनलाइन काउंसलिंग और सपोर्ट देता है, या TIS मुंबई के पीयर सपोर्ट सर्कल्स हैं। ये सब दिखाते हैं कि अलग अलग लेवल पर कोशिशें हो रही हैं। ज़रूरत है इन्हें और फैलाने की और मजबूत करने की। तो इन सब उदाहरणों से सीखते हुए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? मतलब एक समाज के तौर पर हमें किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी ज़रूरत तो है सोच बदलने की। जैसा दीपिका पादुकोण ने भी कहा था, ये एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। ये सिर्फ सरकार या डॉक्टरों का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। और इस सोच को बदलने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? कई बातें सुझाई गई हैं। पहला, स्कूलों के सिलेबस में ही मेंटल हेल्थ और इमोशनल लिटरेसी को शामिल किया जाए। बच्चे शुरुआत से ही अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, स्कूलों और कॉलेजेस में ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स जैसे काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, इनकी संख्या बढ़ाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों को गोपनीय मदद मिल सके बिना किसी डर के। तीसरा,
समाज में खुली बातचीत को बढ़ावा देना, वो जो झिझक है उसे तोड़ना। कैंपेन चलाए जाएं कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। चौथा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खासकर क्षेत्रीय भाषाओं में मेंटल हेल्थ ऐप्स, चैटबॉट वगैरह, ताकि जानकारी और शुरुआती मदद ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और परिवार और समुदाय का क्या रोल हो सकता है? उनका रोल तो बहुत ही अहम है। 5वां कदम यही है कि परिवारों और समुदायों को सेंसिटाइज किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने लोगों के लिए सेफ स्पेस बन सकें, जहां लोग बिना जजमेंट के डर के अपनी बात कह सकें। और छठा, जाहिर है, इलाज को सस्ता और सुलभ बनाना। शायद आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर तरीके से शामिल करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो तस्वीर काफी जटिल है। एक तरफ हाँ, जागरूकता बढ़ी है, स्वीकार्यता बढ़ी है, लोग इलाज और सपोर्ट के बारे में पहले से ज्यादा खुले हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जो सामाजिक कलंक है, स्टिग्मा, खासकर शादी और परिवार पर उसके असर के साथ, वो अभी भी बहुत गहरा है। बिल्कुल। और साथ में जो सिस्टम की कमियां हैं, प्रोफेशनल्स की कमी, इलाज तक पहुंच में दिक्कतें, योजनाओं का ठीक से लागू न हो पाना, ये सब मिलकर हालात को मुश्किल बनाते हैं। तो शायद सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल इशू है और इसके समाधान के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। सहानुभूति चाहिए, लगातार कोशिशें चाहिए और सिस्टम में बदलाव चाहिए। इसे सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी समझना होगा। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ जरूर, सोचिए, ये जो सामूहिक जिम्मेदारी की बात है, हमारा समाज मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे व्यक्ति और उसके पूरे परिवार के प्रति सिर्फ आलोचना करने या दूरी बनाने या सिर्फ दया दिखाने से आगे कैसे बढ़ सकता है? हम कैसे एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां उन्हें वाकई में साझा समर्थन महसूस हो, सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए? या फिर ये सोचें कि खासकर हमारे नौजवानों और पुरुषों के लिए मदद मांगने को अक्सर कमजोरी की तरह देखा जाता है। हम इस सोच को कैसे बदल सकते हैं? कैसे हम मदद मांगने को असल में साहस का काम बना सकते हैं? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। इन्हीं विचारों के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको भारत में मानसिक स्वास्थ्य के इस बदलते और चुनौतीपूर्ण नज़ारे पर हमारी ये बातचीत अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ, सिर्फ हेडलाइन पर। नमस्कार।